होने लगी। अच्छा, एसिड रेन क्या होता है? लेट्स से ये आप लोगों की है जमीन, ठीक है, और ऊपर हैं ये बादल ढेर सारे और इस किस्म की चीज, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस सारे यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, बारिश के लिए, इन्होंने बारिश के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। और यहाँ पे सेंटर के अंदर, यहाँ पे इस जगह के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे पोllutants हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे मौजूद है, ये सारे डिफरेंट पोllutants हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड्स भी हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, NOx। इसी तरीके से सल्फर के ऑक्साइड्स भी हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। SOx का मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स, NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, COX कार्बन के ऑक्साइड्स, ये यहाँ पे मौजूद हैं हवा के अंदर। तो जैसे ही ये बारिश होगी, यहाँ से जैसे ही बारिश होगी, रेन वाटर इसके अंदर से गुजरेगा। जैसे ही रेन वाटर इसके अंदर से गुजरेगा तो रेन वाटर की पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। पीएच रेन वाटर की यूजुअली होती है लाइक 6 के आसपास, 6 और 7 के दरमियान में यूजुअली होती है। लेकिन जब ये इन सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगी, तो डिसॉल्व करने के बाद ये 5 से भी डिक्रीज कर जाएगी। और 5 से डिक्रीज पीएच आपको पता होता है एसिडिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बारिश हमारे पास नीचे आएगी वो एसिडिक आएगी। ऊपर पीएच 6 से 7 तक है, यानी कि लेस एसिडिक। नीचे 5 से भी रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब नीचे बहुत ज्यादा एसिडिक है। और एसिडिक किस वजह से हुई? इन कार्बन के ऑक्साइड्स की वजह से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से, सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से। ये देखो, ये जो चीज है आपके पास, आपको पता है ये वाटर है। वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से गुजरेगा तो गुजरने के बाद बना देगा HCOX, कार्बोनिक एसिड्स। ये एसिड बन जाते हैं प्रॉपर। जब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो नीचे आप तक एसिड पहुंच रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर से वाटर गुजरेगा तो आपको HNOX, नाइट्रिक एसिड और उसके आसपास के कंपाउंड्स बना देगा, तो ये भी एसिड है। इसी तरीके से जब ये सल्फर के अंदर से गुजरेगा तो सल्फर के अंदर से गुजर के बना देगा SO4, मतलब HX, मतलब इस तरह का कोई कंपाउंड, लाइक सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड जिस तरह से है, सल्फ्यूरस एसिड जिस तरह से है। तो इसका मतलब यह है कि सल्फर से रिलेटेड जो एसिड्स है वो बन जाएंगे। उसके अंदर अगर हम ये वाला केस डिस्कस करें तो उसके अंदर नाइट्रोजन से रिलेटेड एसिड्स बनेंगे। और अगर तीसरा वाला हम लोग केस डिस्कस करें तो उसके अंदर कार्बन से रिलेटेड एसिड्स बनेंगे। तो ये जितनी चीजें हैं ये जमीन के ऊपर जो आने वाला पानी है बारिश का, उसकी पीएच को कम कर देती हैं और ज्यादा एसिडिक कर देती हैं। जब वो एसिडिक कर देती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे हमारे तक पहुंच रही है दैट इज एक्चुअली एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन हमारे तक यहाँ तक नीचे पहुंच रही होती है। तो फिर आगे हम लोग अब उसके कंसिक्वेंसेस वगैरह देखते हैं कि हमें फिर क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देख लो, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ओहो, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वाटर वेपर्स के बाद वो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के जो ऑक्साइड्स हैं वाटर वेपर्स के बाद सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या, अब नुकसान क्या है उसके? सबसे पहला, आपको लेक्स या जो फॉर्म्स वगैरह जितनी चीजें हैं इस किस्म की, फॉर्म्स या फॉरेस्ट, वो सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। दूसरा, ड्रेन्स थ्रू सॉइल वॉशेज आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम एंड पोटेशियम। जब वो, जाहिर सी बात है ना, अगर हम गौर करें, ठहरो जरा, हाँ यहीं पे देख लेते हैं, लेट से, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग अगर कंसिडर करें ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के ऊपर अगर लेट से एसिड रेन पड़ गई है। अब एसिड रेन पड़ेगी जैसे यहाँ से, तो इसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, लेट से यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उनके साथ अपने साथ बहा के आगे ले जाएगी, बहा के आगे समुद्रों नदी नालियों वगैरह के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो जमीन होगी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वहां से रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे लेस हो जाएंगे। जब कम न्यूट्रिएंट्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जमीन बंजर हो जाएगी, बैरन सॉइल बन जाएगी। अब वो अपने अंदर फसलें वगैरह ज्यादा नहीं उगा सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब वो उसके अंदर से गुजरे होते हैं तो फिर फसलें बंजर हो जाती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है। समझ आई इस चीज की बच्चों? पता चल गया? हाँ यस जी। सर। ओके। नेक्स्ट आगे इसके अलावा अगला जो आपको बताता है, इट ऑल्सो डिकम्पोज किल्स डिकम्पोजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो आपकी सोसाइटी के लिए कितने अहम आपको पता है, उनको भी मार देता है। न्यूट्रिएंट्स को भी, फिर प्लांट्स बिकम पॉइजनड एंड डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट, चूंकि उसके पास अब न्यूट्रिएंट ही नहीं है, जमीन में न्यूट्रिएंट ही नहीं रह रहे, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट कम भी हो जाएंगे और साथ में पॉइजन भी होंगे, क्योंकि एसिड रेन की वजह से वो रिप्लेनिश, वो लाइक पल रहे हैं एंड ऑल दैट।
वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट अटैक। और इसी तरीके से एक लास्ट चीज है स्टोन कैंसर, जिसको कहा जा रहा है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं डिफरेंट, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या जो बड़े बड़े मुजस्मे वगैरह हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो भी इरोड होना शुरू हो जाते हैं, वो भी पिघलना शुरू होते हैं, उनकी कोई शेप ही नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी का मुजस्मा बना हुआ है तो अब वो ठीक तरीके से वो ग्रो भी नहीं कर पाता। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मे बी यहाँ पे मिल जाए गूगल पे। जैसे मुजस्मे अक्सर मूवियों में बने होते हैं। हाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ इमेज पड़े तो हुए थे। नो, हाँ ये वाला अगर देखो, ये वाला अगर आप मुजस्मा देखो तो ये बेचारी अच्छी खासी खातून थी 1908 के अंदर बनी हुई, तो अब देखो उसका क्या असर हो गया, उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने इस किस्म के मुजस्मे वगैरह बनाए होते हैं वो एसिड रेन की वजह से इस कदर खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड एज स्टोन कैंसर। ठीक है, तो ये स्टोन कैंसर आप लोगों ने याद कर लेना है कि क्या चीज़ है। खैर नेक्स्ट आगे चलते हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। तो वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन आप लोगों को पता है कि पानी की वजह से जो अनफेयर चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होगी, पानी को जो आप ख़राब कर दोगे उसको हम लोग फिर कहते हैं वाटर पोल्यूशन। और उसके अंदर सबसे पहला बात बता रहा है स्वेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। स्वेज इनकम्प्लीट जो घरों का फजला है और गंद कचरा है और इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं, जो कूड़ा क्रिकेट और ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के थ्रू आप लोग वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर कर देते हो। कि फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं और जो इस किस्म की चीज़ें हैं, वो सारा का सारा जो गंद है वो पोर्टेबल वाटर के अंदर जाके ऐड हो जाता है। तो वो ऐड होने से फिर मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऑयल एंड डिटर्जेंट, ये क्या होता है कि लाइफ वाटर के अंदर जो लाइफ है वो ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, अगर स्पिलेज वगैरह हो जाए, कोई बहुत बड़े टैंकर्स आपके पास आ रहे हैं ऑयल के और वो लीक हो जाते हैं, तो समुद्र के अंदर सारा ऑयल बिखर जाएगा। वो सरफेस पे रहता है, ना वहां से हटता है और ना कुछ। और नीचे की जो मछलियां वगैरह हैं जितनी है आपके पास लाइफ, ना तो उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाती है, ना उनको मिल पाती है फिर सनलाइट, और फिर उसकी वजह से फिर वो डिके का शिकार होने, मतलब डेथ होना शुरू हुई थी उनकी। This is not removed by sewage treatment and it is discharged into the river. The large amount of phosphate encourages growth of microscopic plants called as eutrophication. This may affect the force of aquatic reservoir. अच्छा, eutrophication की ना डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी है, ऊपर वाली नहीं करनी। हाँ, it is the natural process of excessive enrichment of water with nutrients by large amount of living organic matter grows in the water. एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसके अंदर जमीन मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेट से कोई एक वाटर बॉडी ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं किसी समुंदर की, समुंदर तो नहीं ऑब्वियसली, कोई एक लेक है लेट से। अब इस लेक के अंदर क्या होता है, इस लेक के ऊपर आप लोगों ने गंद और कचरा भरना शुरू कर दिया, लाइक आप लोगों ने अपना वेस्ट और इस किस्म का जितना मटेरियल है वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर सारा वो वेस्ट मटेरियल आ जाएगा, तो वेस्ट मटेरियल आने की वजह से क्या होता है, कुछ भी जानवरों का फुजला या कोई भी वेस्ट मटेरियल आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे ही इसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जाहिर सी बात है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जब न्यूट्रिएंट्स एक खास हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये जो न्यूट्रिएंट्स ये खास लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ओवर इनरिचमेंट ऑफ, एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स, इस कंडीशन को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एक बात मैंने आपको बताई हुई है, एक ऐसी जगह जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा रिच होना शुरू हो जाते हैं, उस जगह पे ग्रोथ करने वाली जो सबसे पहली चीज होती है, बल्कि कहीं पे भी लाइफ जहां से स्टार्ट होनी होती है, वो जो पहली चीज उसके ऊपर आती है वो है एलजी। तो जो एलजी है, जब यहाँ पे यूट्रोफिकेशन होगी, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आ गए, तो जो एलजी है वो यहाँ पे आके इसके ऊपर रिजाइड करना शुरू हो जाएगी। अब वो जो एलजी इसके ऊपर प्रोड्यूस होगी, सारे पोन्ड की जो ऊपर वाली सरफेस है इसको तो उसने कवर कर लिया। अब जैसे ही उसने इसके ऊपर कवर कर लिया, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लांट्स भी थे, यहाँ पे एनिमल्स भी थे, और इसका पूरा एक लेक सिस्टम, इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब पूरा ऊपर की सरफेस उन्होंने एलजी ने कवर कर दिया, तो एलजी ने कवर करने के बाद अब सनलाइट भी इसके अंदर नहीं जा पा रही, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही। जब ऑक्सीजन भी इसके अंदर नहीं जा पा रही और सनलाइट भी इसके अंदर नहीं जा पा रही, तो दोनों चीजों की वजह से क्या चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, नंबर वन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा फूड चेन, और नंबर टू रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। जो मछलियां या नीचे प्लांट्स वगैरह हैं, सफोकेशन वगैरह के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और अल्टीमेटली वो लाइफ जो है वो डेथ की तरफ चली जाएगी।
दूसरी तरफ अगर आप देखो सनलाइट नहीं होगी तो इसका मतलब ये है प्रोड्यूसर्स फूड प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, जब वो फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स अंदर से खाएंगे भी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि फूड चेन भी आपकी टोटल बर्बाद होगी, आपका जो रेस्पिरेटरी एक पूरा मैकेनिज्म है वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, जस्ट ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। एंड व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? ओवर एनरिचमेंट ऑफ एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स। कोई भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स अगर कहीं पे ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। तो फिर यूट्रोफिकेशन की वजह से फिर आगे क्या आता है? एलजी लगना शुरू हो जाती है, जब एलजी लग जाती है तो एलजी आ जाती है उसकी सरफेस के ऊपर, तो ना सनलाइट जाती है ना ऑक्सीजन जाती है, और दोनों की वजह से फिर लाइफ जो है वो आपकी खराब होना शुरू हो जाती है, डिके का शिकार होना शुरू होता है, और अल्टीमेटली उसका फिर एंड फिर जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? सी वाटर या जो भी, दोनों पे अनप्लेजेंट कलर और स्मेल भी आ जाता है, और वहां पे लाइफ बिल्कुल भी नहीं रहती, डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो चुकी है, उसकी वजह से फिर मामला मजीद खराब हो जाता है। तो पता चल गया इसका यूट्रोफिकेशन क्या है और एल्गल ब्लूम क्या है। एल्गल ब्लूम का मतलब ये है कि एलजी का वो जो एक पूरा ऊपर स्कम बन जाता है, ऊपर जो उसकी एक लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम एक्चुअली। समझ आ गई बच्चों? बच्चों जी। हाँ जी, आ गई। ओके ओके ओके। नेक्स्ट आगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज के अंदर से जो वेस्ट बस चीज है। ओहो खत्म करो इसको, ये देखो ये खत्म हो गया। सर, नहीं ना। क्या नहीं ना? बच्चे छोटे पर छोटे है। हाँ, क्या पढ़ा है? छोटे छोटे हैं, और क्या बताओ। ये देखो पीछे सारा पर है, एसी ट्रेन पर है, ये यूट्रोफिकेशन सारा पर है, वाटर पोल्यूशन पर है। अब फिर उसको लटकाए रखना है, इतना सा रह गया है। क्या लटकाए रखना है? क्या कुछ भी नहीं होता। क्या खत्म हो करो इसको गया चैप्टर इधर? को, ड्रामे। नहीं ना। अच्छा कल बस चुप, करेंगे, नहीं। अभी करना है। सर नहीं ना। चुप है, नहीं ना। नहीं ना। ठहर जरा, तुम्हारा इलाज है। चल अच्छा, तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एक ऐसी लाइक जो वेस्ट मटेरियल्स, जो फजूल चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज निकालती हैं, उनको हम लोग फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोलते हैं। जो वेस्ट मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस इंडस्ट्रीज के थ्रू निकलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। फैक्ट्रीज जो है वो जाहिर सी बात है टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना, तो वहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो केमिकल वेस्ट हो जाते हैं उन्होंने उसी को बाहर निकालना है, तो इसका मतलब टॉक्सिक और वेस्ट और हार्मफुल जो लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कहलाएंगे। फिर वो कह रहे हैं वो इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खराब करेंगे, किल करेंगे और वगैरह वगैरह। फिर इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये तीन चीजें हैं। इंसेक्टिसाइड क्या चीज है? इंसेक्टिसाइड एक ऐसी चीज है दैट किल इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड एक ऐसी चीज है जो छोटी जड़ी बूटियों को खत्म करती है, और फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड हम किस लिए लगाते हैं? ताकि हम लोग वहां पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मार दें। कुछ ऐसी जब हम फसलें लाइक काश्तकारी कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ खुदरौ पौधे उगाते हैं, कुछ ऐसी चीजें उगाती हैं जो कि अनडिजायर्ड हैं, अनवांटेड हैं। अब 1 एकड़ के ऊपर अगर आपने लगाई हुई है वो फसल और उसके ऊपर ऐसे पौधे उगाते हैं जो कि आपके किसी काम के नहीं है, तो वो पौधे फिर जाहिर सी बात है आपकी जो क्रॉप है उसको नंबर वन किसी हद तक इफेक्ट भी करेंगे, दूसरा उनके न्यूट्रिएंट सारे इस्तेमाल कर लेंगे, उनका वाटर इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी अपनी असल क्रॉप के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो हर्ब्स जो यहाँ पे फजूल किस्म की उगाती हैं किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, तो आप उसको किल करना चाहते हो, आप उसको खत्म करना चाहते हो, तो उसको किल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज हर्बिसाइड्स। एंड द लास्ट वन इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आप क्या करते हो? जो भी चीजें आप लोगों ने लगाई होती हैं उनको अच्छी ग्रोथ देने के लिए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए आप एक्सटर्नली कुछ चीजें उसके अंदर ऐड कर देते हो ताकि वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे दें, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजर। अब इसका इसका अल्टीमेट रिजल्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है? लेट से एक वाटर बॉडी है, हम लोग अगर एक एग्जांपल ले लें लैंड की। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैंड है सारा, और इस लैंड के नीचे जाहिर सी बात है आपको पता है पानी जो होता है, वाटर जो है वो जमीन के निचले वाले हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मौजूद था। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने लगाई भी है फसल, लाइक कोई एक काश्तकारी की भी है, एग्रीकल्चरल लैंड है या कुछ भी है, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पे फिर स्प्रे करोगे, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करोगे, बहुत सारे पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे और फर्टिलाइजर स्प्रे करोगे। फर्टिलाइजर कुछ तो इस्तेमाल कर लिए जाएंगे और कुछ यहाँ से जमीन के अंदर से सीप आउट कर जाएंगे, अंदर की तरफ को आना शुरू हो जाएंगे, लाइक उसके अंदर नीचे रिसना शुरू कर देंगे। वो सीपिंग का जो प्रोसेस है वो जो फिर नीचे जाके जब इफेक्ट करेगा, तो ये जो आपका
वाटर बॉडीज के नीचे मौजूद थी, जो साफ पानी था, अब वो भी पोल्यूटेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो नॉर्मल वाटर है, जाहिर सी बात है इसको फिर कंज्यूम करना है हम लोगों ने, तो इंसान जो है फिर अल्टीमेटली इसको कंज्यूम करते हैं, और जब कंज्यूम करते हैं तो वो पोल्यूटेड वाटर होता है। तो पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने की वजह से फिर इश्यूज आते हैं, तो फिर हेल्थ और डिजीजेस वगैरह उसकी वजह से बनती हैं, गंदा पानी पीने की वजह से, और वो पानी अक्सर यहाँ से इसी वजह से गंदा हुआ होता है। खैर, तो लास्ट पे अल्टीमेटली क्या चीज़ है, हेल्थ एंड डिजीजेस, तो नॉर्मल हेल्थ के लिए वो तो इशू करता है। फिर क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज ऑफ डिजीजेस, सबसे पहले जेनेटिक जितने हैं जीन्स जो वालिदैन से बच्चों को आगे ट्रांसफर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिजीज। इसके अंदर आप डायबिटीज भी लिख सकते हो, इसके अंदर आप हार्ट के इश्यूज भी लिख सकते हो, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये हम लोगों ने आगे जाके बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है, ये सारी बीमारियां भी हैं। दूसरा कॉज क्या है, इन्फेक्शंस और पैथोजेनिक और पैरासाइट, कोई भी एक बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है, कोई पैरासाइट है ऐसा, उसकी वजह से जो डिजीज होगी तो उसको फिर आप लोग इन्फेक्शस बोलोगे। उसके अंदर क्या आता है, टीबी का भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली, कॉलेरा, गोनोरिया, एड्स वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, डिप्थीरिया या मलेरिया के बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो फैलेगी बीमारी, उसको आप इस कैटेगरी में रखोगे। तीसरी कैटेगरी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एक बंदे को अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे तो न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से जो बीमारी होगी उसको आप इस कैटेगरी में रखोगे। क्वार्शियारकर, मेरास्मस, एनीमिया, बेरी स्कर्वी, गॉइटर, ये जितनी डिजीजेज हैं ये सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से होती हैं। स्कर्वी जिस तरह से है कैल्शियम के कम होने की वजह से होगी, बेरी भी सम सॉर्ट ऑफ इसी के आसपास की डिजीज है हड्डियों की, मोस्ट प्रॉबेबली जितना मुझे याद है। एनीमिया जो है ये आयरन की कमी की वजह से होती है, एनीमिया आयरन की कमी की वजह से, गॉइटर आयोडीन की कमी की वजह से, क्वार्शियारकर जो है ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की फूड की कमी की वजह से। मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आपके हार्मोन सही काम नहीं कर रहे या आपका मेटाबॉलिज्म ठीक काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर क्या आएगी, शुगर आएगी, डायबिटीज मेलाइटस, क्रेटिनिज्म या गॉइटर, ये हार्मोन ठीक काम ना करें तो फिर इस वजह से डिजीज होंगी। फिजिकल डिसऑर्डर्स, कि आपको कोई वैसे इंजरी होगी, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, सर्दी, ठंड, रेडिएशन, इस किस्म के फिजिकल डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे। केमिकल कॉजेज, आपने कोई ऐसा केमिकल एजेंट के साथ एक्सपोजर ले लिया है कि उसकी वजह से आपका बॉडी सही से काम नहीं करी, तो दैट इज केमिकल एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज, कोई बंदा ड्रग्स पे है अगर इनकेस, तो उसकी बॉडी के अंदर भी तो नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेंगे, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल है या कोई और पॉइजन आपने उसको दे दिया है, तो इन सारे केसेस की वजह से बंदा बीमार हो जाएगा, तो ये केमिकल कॉजेज के अंदर आएगा। सेवंथ आता है एजिंग और डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं या किसी और वजह से, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की कमी हो जाना, हड्डियों का वीक हो जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इस किस्म की जो डिजीजेज हैं वो सारी की सारी एजिंग की वजह से होती हैं। एंड लास्ट वन इज मेंटल इलनेस, दिमाग की जो बीमारियां हैं इसके अंदर आप अल्जाइमर्स डाल लो, और इस किस्म की जो डिजीजेज हैं लाइक क्या बोलते हैं उसे, पैरालिसिस वगैरह बोलते हैं, वो भी किसी हद तक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि वो मेंटल इलनेस की वजह से। तो ये खैर 8 वजहें बताई हुई हैं कि इंसान बीमार क्यों होता है या डिजीजेस क्यों आती हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो ये सिंपल आप लोगों ने वो एक देखना है और इसके सामने आपने एक दो एग्जांपल्स याद कर लेने हैं, दैट्स इट, आसान सा काम है ये। तो कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने इसमें से, चैप्टर हमारा हो गया आज खत्म। बच्चों कुछ पूछना है किसी ने, ये आज मुतालबे नहीं है। नो सर, पता नहीं कहाँ चले गए वो। अच्छा बच्चों, और तीसरी चीज क्या पढ़नी है हमने, इंग्लिश। इंग्लिश का लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, इडियम्स। हाँ इडियम्स। सहर मुझे पिक्चर सेंड करो जल्दी से बेटा। सहर नेक्स्ट इडियम्स की पिक्चर, इडियम्स कर रहे हैं। तो इडियम्स के अंदर वो क्या पूछता है आपसे, सबसे पहला टू बी एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब है फरार हो जाना किसी जगह से, मतलब किसी जेल से या किसी भी मतलब लाइक जगह से आपने अगर फरार अख्तियार कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज एट लार्ज। तो द सोल्जर रिपोर्टेड द प्रिजनर वाज एट लार्ज, कि सोल्जर जो सिपाही था उसने आकर रिपोर्ट किया कि जो कैदी है वो भाग गया, वहां से फरार हो गया। ठीक है, टू बी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अच्छा यहाँ पे दो इडियम्स कर लो, एक है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ये वही वाला है जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने शायद इससे रिलेटेड कोई एक किया हुआ जो मुझे याद आ रहा है, खैर झगड़े का सबब होना, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द सन्स, के जो वजह है झगड़े की वो प्रॉपर्टी है। और दूसरा आप लोग इसके साथ कर लो एन एप्पल ऑफ वंस आई,
इसके साथ ही इसी की तरह का आप एक और लिख लो, एन एप्पल ऑफ वंस आई, और एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंख का तारा होना। द सन वॉज एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई या हिज मदर्स आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है आंख का तारा होना, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर वो लो। जो हमने हमने जो इसके साथ किया था वो था अ बोन ऑफ कंटेंशन। यस, अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसी तरीके से सेम यही है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द सन्स, और इसी तरह से बोन ऑफ कंटेंशन भी है। तो इसके अगेंस्ट आपने एक और लिख लेना है, एन एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है आंख का तारा होना। तो सन वॉज एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, या सन वॉज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, कुछ भी आप इसके जरिए कर सकते हो। नेक्स्ट, टू बी एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब ये है कि किसी के हुक्म के ताबे हो जाना, किसी बड़े बंदे के, किसी बादशाह के, वजीर के, या कुछ भी। अ गुड मुस्लिम शुड बी एट बैक एंड कॉल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के कहे पे होता है, अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है। टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब बेहैसियत, तिनके की सी हैसियत भी ना हो किसी की, या बहुत ही कम हैसियत हो, तो उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। द पुअर मैन इज कंसिडर्ड टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आजकल के जमाने के अंदर जो गरीब आदमी है उसको बिल्कुल भी हैसियत हासिल नहीं है। अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। और इसी के साथ एक और कर लो, अ बेड ऑफ थ्रोन्स। अ बेड ऑफ थ्रोन, थ्रोन का मतलब कांटा। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थ्रोन्स। ये पूरा सेंटेंस कर लो, दोनों के अंदर चाहे आप लिख सकते हो। अ बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब ये है कि कांटों की सी जगह, बहुत ही मुश्किल जगह, बहुत ही तकलीफ दे जगह, ठीक है। तो अ बेड ऑफ रोजेस हो जाएगा बहुत आरामदेह चीज। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थ्रोन्स, ये बहुत ही तकलीफ दे जगह है, बहुत ही प्रॉब्लम है। टू बी अ ड्रॉन गेम, ड्रॉन गेम एक गेम जो ड्रॉ हो चुकी हुई है, मतलब दरमियान कोई भी जीत नहीं सकी। बोथ द टीम्स गॉट 1 पॉइंट ईच आफ्टर ड्रॉन गेम, आफ्टर द ड्रॉन गेम, के ड्रॉन गेम की वजह से दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा मसला जो सॉल्व नहीं हो रहा, या एक बहुत ही मुश्किल हल होने वाला मसला। करप्शन हैज नाउ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक इन पाकिस्तान, बहुत ही मुश्किल हल है इसका। अ बॉसम फ्रेंड, एक बहुत ही पुराना बचपन का यार, अली इज माई बॉसम फ्रेंड एंड आई फुली ट्रस्ट हिम। एक बहुत ही पुराना यार होना, बचपन का यार होना, दैट इज कॉल्ड एज दोस्त जो होना, दैट इज बॉसम फ्रेंड। टू बी एन एप्पल ऑफ वन आई, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो जहां पे मैंने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड किया है वहां पे एप्पल ऑफ वन आई भी बता दिया था, वो भी आपने कर देना। नेक्स्ट आगे आ जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, एक काम तरतीब के अंदर कर देना। हर चीज को, कोई भी प्रोसेस है उसको अगर आप लोग एप्पल आई ऑर्डर के अंदर कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको पूरी तरतीब के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो ये 40 तक हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है बच्चों। बल्कि 1 मिनट आगे भी हैं, रुको। आफ्टर वंस ओन हार्ट, अनहोर्ट का, ओन हार्ट का मतलब है अपनी मर्जी के मुताबिक, हार्ट का मतलब अपनी दिल की मुराद जो है बड़ा वो। और आफ्टर वंस ओन हार्ट, अपनी जो मर्जी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, ठीक है। ही हैज बिल्ट हिज हाउस फ्रॉम आफ्टर हिज ओन हार्ट, अपनी मर्जी के मुताबिक उसने अपना घर तामीर कराया। टू बी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है आसमान से कोई मुसीबत नाजिल हो जाना, कोई नागहानी आफत नाजिल हो जाना, जिसका दुनिया से कोई इतना खास रिलेशन ना हो, बल्कि एक नागहानी, एक कुदरती किस्म की जो आफत होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। द मर्डर ऑफ हिज सन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, उसके लिए एक नागहानी आफत से कम नहीं था उसके बेटे की जो कत्ल का जो एक सीन था। अ वाइल्ड गूज चेस, एक बेकार कोशिश, मतलब एक फजूल सी चीज के पीछे लगे रहना, एक बेकार की चीज के पीछे लगे रहना। विश ऑफ सक्सेस विदाउट हार्डवर्क इज अ वाइल्ड गूज चेस, कि आपने मेहनत तो करनी नहीं है, लेकिन आप कामयाबी अगर चाह रहे हो तो उसको फिर बोलेंगे एक वाइल्ड गूज चेस है, कि ये मतलब आम मतलब एक दीवाने का ख्वाब जो होता है ना, वो एक वाइल्ड गूज चेस को आप कह सकते हो। अनियर मिस, बहुत ही करीब से छोड़ देना, मतलब लाइक कोई चीज आपको मिलना ना, लेकिन आप उसको हासिल करने के बहुत ज्यादा करीब थे, तो इसको बोलते हैं अनियर मिस। His attempt to pass the entire examination was a near miss as he failed by a few marks. कोई 2-3 नंबरों से अगर रह जाए, फेल हो जाए या सप्ली आ जाए, तो उसको कहता है वो इंटर पास तो करने वाला था, लेकिन चंद नंबर और मिलता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब उसकी जो वो थी, दैट वाज अ नियर मिस। all and sundry, all and sundry wear the same dress at हज, अमीर हो गरीब हो सारे लोग जो इकट्ठे, एक सभी तबकों के लिए जो चीज बराबर होती है उसको आप लोग यही बोलोगे, all and sundry wear same dress at हज। या आप कह सकते हो all and some dry are same in front of God, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लास्ट,
पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा नागुजीर हो, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता. गेम्स हैव नाउ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन. एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्रूशल किस्म का एक हिस्सा बन चुकी हैं गेम्स. ठीक है, तो ये 46 तक हैं, 16-17 हैं तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली. हाँ, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं. ठीक है बच्चों. सर ये सेंड कर दीजिएगा. अच्छा ठीक, हो जाएंगे सर. किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? नो. नो. बाकियों भी नो.